डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट नंबर 1 में वीडियो नंबर 4। आज इस वीडियो में हम कार्य तथा ऊष्मा की धारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कार्य और ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, निम्न बिंदुओं पे हमें फोकस करना चाहिए। पहला बिंदु है कि कार्य तथा ऊष्मा दोनों तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? दोनों ही तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। दूसरा है कार्य तथा ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। ये कब उत्पन्न होते हैं? अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं दोनों, और दोनों अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट है कार्य तथा ऊष्मा को पारिपार्श्विक पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी सराउंडिंग पर क्या प्रभाव हुआ उसके आधार पर इनको जो है व्यक्त या अभिव्यक्त किया जाता है। दोनों ही बीजीय राशियां हैं, अतः इनके मान पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी दोनों ही हो सकते हैं। कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कार्य और ऊष्मा दोनों ही जो हैं स्टेट फंक्शन ना होकर के पथ फलन होते हैं। तो जब हम कार्य और ऊष्मा की के संबंध में हम स्टडी करते हैं तो हमें निम्न बिंदुओं के बारे में जानकारी या ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु था, हम एक बार फटाफट रिपीट करते हैं, ये दोनों तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं, दोनों ही तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं, साथ ही दोनों पारिपार्श्व पर हुए प्रभाव द्वारा अभिव्यक्त होते हैं तथा दोनों ही बीजीय राशियां हैं, अतः इनके मान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और दोनों ही अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही क्या है? अवस्था फलन नहीं है। जब ये अवस्था फलन नहीं है तो फिर क्या है? पथ फलन है। लेकिन हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब दोनों का योग कर दिया जाता है तब वो क्या बन जाता है? आंतरिक ऊर्जा, और आंतरिक ऊर्जा अपने आप में क्या है? अवस्था फलन है। Q और W, जब ये अवस्था फलन नहीं है तो Q और W विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ना तो हम इनका अवकलन करते हैं ना ही हम इनका समाकलन करते हैं, अतः हम इन्हें डेल्टा Q या डेल W, एक ही बात है, से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। यहाँ नोट्स में कहीं DQ और DW भी मैंने यूज किया है, ठीक है। साथ ही डेल Q और डेल W जो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं, यानी अयथातथ अवकलज हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कार्य की अवधारणा या कार्य की धारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। कार्य ऊष्मा गतिकी में कार्य उस मात्रा को कहते हैं जो किसी तंत्र की परिसीमा से किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित हो रहा हो और जो पूर्ण रूप से सराउंडिंग में किसी वजन को उठाने में परिवर्तित हो रहा हो, कार्य कहलाता है। जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, यानी हम किसी भी तंत्र की अवस्था में कोई चेंज करें तो तंत्र की जो एनर्जी है उसमें भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है। यह ऊर्जा परिवर्तन कार्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी एनर्जी में जितना चेंज हुआ वो किसके द्वारा अभिव्यक्त करना पड़ेगा हमें? कार्य के द्वारा हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। तंत्र द्वारा, यदि तंत्र द्वारा उसके पारिपार्श्विक पर काम किया जाता है या कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, यानी तंत्र खुद काम करता है तब तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है और पारिपार्श्व की ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी कहां से कहां चली जाती है? सिस्टम से सराउंडिंग या पारिपार्श्विक की ओर चली जाती है। इसके विपरीत यदि सराउंडिंग पर कार्य करता है तो तंत्र की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और सराउंडिंग की ऊर्जा कम हो जाती है। यानी पारिपार्श्विक काम कौन कर रहा है? सराउंडिंग काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? तंत्र पे काम करता है। यानी कहने का मतलब यदि पारिपार्श्विक तंत्र पे काम करेगा तो तंत्र की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी और जिस पारिपार्श्व या सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी, बशर्ते इन परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ हो। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है इसको
यदि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, सिस्टम खुद काम करता है, स्वयं काम करता है, तो उसकी इंटरनल जो एनर्जी है, इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस स्थिति में हम साइन ऑफ वर्क देंगे नेगेटिव और सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, यानी कहने का मतलब सिस्टम पर कार्य किया जाता है, ऊपर वाला एक नंबर क्या था, सिस्टम स्वयं काम करता है या काम सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और दूसरा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया जाता है, या सिस्टम खुद काम नहीं करता, सिस्टम पर जब काम किया जाता है तो उसकी एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ जाती है, और हमारा साइन ऑफ वर्क पॉजिटिव आता है और एनर्जी ऑफ सराउंडिंग जो है डिक्रीज हो जाती है। तो दोनों जो है एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये साइन हमें जो है याद रखने पड़ेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो कार्य का जो साइन है आईयूपीएसी की परिपाटी के अनुसार हम इसको नेगेटिव मानते हैं, और वर्क डन जब ऑन द सिस्टम होता है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। हम तंत्र के परिवर्तन को परीक्षित नहीं कर सकते। देखिए हम सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, सराउंडिंग के परिवर्तन को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। तंत्र के तापमान में वृद्धि ऊष्मा देने से ही नहीं होती, कि हम किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को हमें राइज अप करना है, बढ़ाना है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको ऊष्मा दे करके ही हम उसको राइज अप करें, वरन कार्य करने से भी जो है उसके जो टेम्परेचर में जो है वृद्धि हो सकती है। तंत्र की अवस्था परिवर्तन तो समान है, किंतु सराउंडिंग में कार्य व ऊष्मा के प्रभाव अलग अलग होते हैं। अर्थात कार्य व ऊष्मा दोनों ही क्या हैं, पथ फलन है, क्योंकि दोनों ही परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्य और ऊष्मा दोनों जो है अलग अलग रूप में जब हम इनकी बात करते हैं तो दोनों ही पथ फलन है, लेकिन दोनों का जो सम होता है, योग होता है, वो एक अवस्था फलन होता है, जिसको हम इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी तंत्र को जितनी ऊष्मा दी जाती है अथवा उस पर जितना काम किया जाता है, उतनी ही उस तंत्र की ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी। जैसे कि ऊपर ही कहा गया था कि हम तंत्र के तापमान में ऊष्मा देकर के भी वृद्धि कर सकते हैं, साथ ही कार्य करके भी हम उसमें के टेम्परेचर में जो है बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो जब किसी भी सिस्टम को ऊष्मा दी जाए या उस पर कार्य किया जाए, है ना, जितना कार्य होगा उसकी तंत्र की ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। प्रत्येक प्रकार का कार्य जो है दो गुणांकों के बराबर होता है। इसमें एक है तीव्रता गुणांक और दूसरा है धारिता गुणांक। जब इन दोनों गुणांकों को आपस में गुणा कर दिया जाता है, तीव्रता गुणांक और धारिता गुणांक को जब हम आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें कार्य का मान प्राप्त होता है। अब यहां पर पहले हम बात करते हैं किसकी, तीव्रता गुणांक। तीव्रता गुणांक की जब हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा है कि जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको प्रसार करना है तो अंदर का प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो बाहर जो पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसके विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा, तो उसका जो माप होता है कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाता है। यानी कहने का मतलब तीव्रता गुणांक कार्य में वह राशि है जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, उसका माप कार्य की तीव्रता का गुणांक कहलाता है। उदाहरण, यदि हम प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध किया जाता है तो दाब हमारे लिए क्या हो गया, प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक। यानी हम जिस राशि के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तीव्रता गुणांक। दूसरा है धारिता गुणांक। बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुए परिवर्तन का माप, हमने बाह्य बल के विरुद्ध काम किया और तंत्र में जो परिवर्तन हुआ, तंत्र में जो चेंज हुआ, उसको हमने किसमें मेजर किया, वो हमारा होता है धारिता गुणांक। दाब के विरुद्ध कार्य करने से आयतन में परिवर्तन होता है, अतः आयतन परिवर्तन क्या होता है, धारिता गुणांक होता है। तो हम इसको यूं समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, गैस के अंदर का दाब P और बाहर जो पिस्टन उसके ऊपर दबाव लगा रहा है वो है PA। यदि जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब पिस्टन स्थिर रहता है। लेकिन यदि हमें गैस का प्रसार करना है तो अंदर का दाब जो है बढ़ाना पड़ेगा। जब हम अंदर का दाब बढ़ाएंगे तो पिस्टन बाहर की ओर जाएगा। जब पिस्टन बाहर की ओर जाएगा तो उस समय
अंदर का जो दाब है वो बाहर के दाब को जो है या पिस्टन को जो है ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करता है। तो हम जो बाहर से दाब लग रहा है उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। तो बाहर से जो दाब लग रहा है PA जिसको हमने माना है वो हमारे लिए तीव्रता गुणांक। अब तीव्रता गुणांक हमने तय कर लिया, उसके बाद जब हमने अंदर प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने से पिस्टन बाहर की ओर गया, तो अंदर क्या चेंज हुआ, हमारा वॉल्यूम जो कम था वो बाद में क्या हो गया, बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम में जो परिवर्तन हुआ वो है हमारे लिए धारिता गुणांक। जब हम धारिता गुणांक और तीव्रता गुणांक दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, यानी तीव्रता गुणांक को और धारिता गुणांक को जब आपस में गुणा कर दिया जाता है तो हमें जो है कार्य का मान प्राप्त हो जाता है। अब अलग अलग प्रकार के जो कार्य हैं उनके रिजल्ट्स अलग अलग हैं, अलग अलग जो हैं ये 5 प्रकार के जो हैं यहाँ कार्य बताए गए हैं। जैसे कार्य बराबर हो गया तीव्रता गुणांक, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, कार्य बराबर तीव्रता गुणांक गुणा धारिता गुणांक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कार्य को जब किससे गुणा किया जाता है, कार्य का मान निकालने के लिए तीव्रता गुणांक को गुणा करना है धारिता गुणांक से। जब हम W इक्वल्स टू माइनस PdV की बात करते हैं तो ये प्रसार कार्य माना जाता है, या इसको हम प्रसार कार्य कहते हैं। इसकी इकाई जूल है। इस PdV में तीव्रता गुणांक जो है वो है दाब और धारिता गुणांक है dV, जिसको हम आयतन परिवर्तन कहते हैं। आयतन परिवर्तन की इकाई मीटर क्यूब, यहाँ पर दाब की इकाई है पास्कल, जिसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। जूल के लिए हम PA इंटू मीटर क्यूब, आपस में इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे ये इसका पास्कल हो गया और उसकी यूनिट्स को भी अपन आपस में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीजिए, ये देखिए, ये दाब की इकाई है PA और ये आयतन परिवर्तन की इकाई मीटर क्यूब, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हम इसको क्या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा। तो दो आपस में कट गए तो हमारे पास बचता है जे की जो वैल्यू है, जूल का जो मान है वो न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल भी कहते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, W इक्वल्स टू Fs। यहाँ W वर्क है, F बल है और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट या दूरी। F यहाँ जो कार्य होता है उसको हमने माना है यांत्रिक कार्य और इसकी भी इकाई क्या होती है, जूल। इसमें यदि हम तीव्रता गुणांक देखें तो F है हमारे लिए तीव्रता गुणांक, जिसका मात्रक होता है न्यूटन। बल तीव्रता गुणांक है बल और बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ पर S जिसको हम धारिता गुणांक कहते हैं वो है दूरी में परिवर्तन और इसकी इकाई होती है मीटर। तो न्यूटन को जब आपस में किससे गुणा कर दें, मीटर से गुणा कर दें तो ये बन जाता है न्यूटन मीटर। अगेन इकाई क्या आ गई, जूल, सेम इकाई है प्रथम और द्वितीय में। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल जो वर्क है यानी जो वैद्युत कार्य जिसको हम कहेंगे, इसकी इकाई भी क्या होती है, जूल। इसको हमने VQ से लिखा है, V यहाँ पर विभवांतर, इसको E से भी रिप्रेजेंट करते हैं या V वोल्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कुलाम से तो ये हो गया एम्पियर सेकेंड। तो विभवांतर को जब आप कुलाम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे लिए हो जाता है वैद्युत कार्य। तो वैद्युत कार्य की इकाई क्या हो गई, जूल। तो J बराबर V इंटू A इंटू S। आगे चलते हैं, W इक्वल्स टू mgh। एक जगह ये पॉइंट कहीं पे भी आया है, कार्य की परिभाषा में हमने इसको लिखा है mgh। गुरुत्वीय कार्य जो है उसको हम कहेंगे mgh, यानी गुरुत्व बल। यहाँ देखिए F का मान क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया mg, ठीक है। और यहाँ h का मतलब हो गया हाइट। तो mg को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, गुरुत्व बल को जब ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा J न्यूटन मीटर। यानी इसकी इकाई है, गुरुत्व बल की इकाई है न्यूटन और ऊंचाई की इकाई है मीटर, आपस में गुणा कर दीजिए, J इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे गुरुत्व बल जो है गुरुत्वीय कार्य में तीव्रता गुणांक है और ऊंचाई जो है क्या है, धारिता गुणांक, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है गुरुत्वीय कार्य होता है। लास्ट एंड फाइनल जो है वो डेल क्यू C इंटू dt, ये उष्मीय कार्य होता है जिसको हम जूल प्रति मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें C जो है हमारी कैपेसिटी हो गई, कैपेसिटी को हमने कहा उष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी, जिसको हम कहेंगे उष्मा धारिता, और dt है चेंज इन टेम्परेचर या ताप। जब उष्मा धारिता को ताप से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलती है उष्मीय ऊर्जा। ये जूल प्रति मोल, कार्य को यहाँ पर जूल प्रति मोल में अभिव्यक्त किया है। तो जूल प्रति मोल कह दीजिए
जूल प्रति मोल और केल्विन इनवर्स। यहाँ पे जूल इंटू मोल इनवर्स हो जाएगा, जूल मोल इनवर्स केल्विन, ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इकाई क्या बचेगी, जूल मोल इनवर्स। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, जूल इंटू मोल इनवर्स, या जूल पर मोल है तो आपको माइनस यूज नहीं करना। तो कार्य की विमाएं और ऊर्जा की विमाएं दोनों जो है समान होती हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्मा की धारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। ऊपर वाले जो बिंदु हैं पांचों में हमने ये देखा कि कार्य के सूत्र क्या हैं, इन सूत्रों में तीव्रता गुणांक क्या है। अगर हम 1 2 3 4 5 में तीव्रता गुणांक की बात करें तो P, F, V, mg और C तीव्रता गुणांक है, जबकि धारिता गुणांक की बात करें तो dV, S, Q, H, dt ये क्या है, धारिता गुणांक। अब आते हैं ऊष्मा की धारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे कार्य के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो। ऊष्मा पारिपार्श्व पर हुए प्रभाव के द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसा कि हमने कहा कि कोई भी सिस्टम काम किया जाता है या सिस्टम पर काम किया जाता है या सिस्टम स्वयं काम करता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो हम परिपार्श्व में क्या चेंज हुआ उसके आधार पर हम मापन करते हैं। ये प्रभाव ताप के रूप में देखा जाता है। ऊष्मा का प्रवाह हम जानते हैं कि उच्च ताप से सदैव निम्न ताप की ओर होता है। ये एक सिंपल सामान्य नियम है कि कभी भी जो है ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। यदि तंत्र और पारिपार्श्विक तापीय साम्य में हो, दोनों के बीच में क्या है, तापीय साम्य हो, यानी दोनों का टेम्परेचर आपस में समान हो, या जितना टेम्परेचर ले रहे हैं उतना टेम्परेचर यदि दे दिया जाए तो ऊष्मा का प्रवाह जो है आपस में रुक जाएगा। अर्थात ऊर्जा के रूप अन्य रूप तो कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ऊर्जा को हम कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु ऊष्मा को तंत्र अथवा पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए, ये जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ करके फर्स्ट लॉ की जो है कुछ सीमाओं के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं इस चीज को जो है अभिव्यक्त करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि हम ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊष्मा को तंत्र अथवा परिपार्श्व में स्थायी परिवर्तन किए बिना पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, ऊष्मा भी एक कार्य के समान ही बीजीय राशि है, जो हमने आपको पहले भी बताया है इस बारे में। इसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऊष्मा का मान अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। साइन IUPAC के अनुसार जो साइन है वो है Q इक्वल्स टू प्लस या पॉजिटिव जब तंत्र पारिपार्श्व से ऊष्मा का अवशोषण करता है। यानी कोई भी सिस्टम है वो सराउंडिंग से ऊष्मा ले लेता है तो हम साइन पॉजिटिव देते हैं, और Q नेगेटिव साइन तब होता है जब तंत्र पारिपार्श्व को ऊष्मा दे देता है। ऊष्मा अवस्था फलन नहीं है, बार बार इस चीज को रिपीट किया जा रहा है। कार्य के समान डेल Q जो है एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इसीलिए हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी, इसको E या U से हम प्रदर्शित करते हैं। मात्रक वही जूल या किलो जूल होता है। ये भी एक स्टेट फंक्शन है, जैसा कि आपने ऊषा जी के अंतर्गत पढ़ा था। ऊषा जी में U आता है। यथा तत् जो है ये अवकलज है, इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल के नाम से भी या एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है, पथ फलन नहीं है। ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। किसके पॉइंट्स हैं ये? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इसको हम कैसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है, प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संबंध होता है। ऊर्जा की यह मात्रा उसके ताप, दाब या आयतन व उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। इस ऊर्जा को पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संबंध होता है। ऊर्जा की यह मात्रा उसके ताप, दाब और आयतन व उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। इस ऊर्जा को पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी कहा जाता है।
आंतरिक ऊर्जा तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि अवस्था परिवर्तन के पथ पर। अतः हम कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, एक स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाप ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल अवस्था परिवर्तन में होने वाले आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को ही ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लीजिए दो अवस्थाएं हैं हमारे पास, प्रारंभिक अवस्था ए है, अंतिम अवस्था बी, तब अगर मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा ई है और अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा ईबी है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, डेल ई इक्वल टू ईबी माइनस ई, यानी अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा में से प्रारंभिक अवस्था की जो आंतरिक ऊर्जा है उसको आप घटा दीजिए। आंतरिक ऊर्जा को तंत्र की ऊर्जा भी कहते हैं। इसके कुछ लक्षण जो हैं वो यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए। आंतरिक ऊर्जा तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है, तो ये क्या हो गया, एक अवस्था फलन हो गया। अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करती है, अतः आंतरिक ऊर्जा क्या है, एक अवस्था फलन है। ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन डीई एक यथायथ अवकलज है, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तीसरा पॉइंट है, ऊर्जा का मान तंत्र में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है और ऊर्जा एक मात्रात्मक गुणधर्म है, पदार्थों की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, अतः ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ऊषा जी हैं तो उसमें ये शामिल है, इंटरनल एनर्जी यू के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करके ऊषा जी बनाते हैं, तो ऊषा जी जो क्या है, एक्सेप्ट एक तरह से डिफरेंशियल है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यदि हम उसको डेल एन से डिवाइड कर देते हैं ऊषा जी को, तो वो क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। तो यहां पर हमारे लिए इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऊर्जा परिवर्तन को हम शो करेंगे डेल ई इक्वल टू ई बी माइनस ई ए, जो कि आपने अभी ऊपर वाली इक्वेशन में देखा। एक साइक्लिक सिस्टम की जो ऊर्जा परिवर्तन है उसका मान 0 होता है, यानी आप यदि ए से बी तक गए और बी से वापस ए तक आ गए, तो एक साइक्लिक सिस्टम में ऊर्जा परिवर्तन जो होगा उसका मान 0 होगा। देखिए बिल्कुल कर्सर के जैसे 0 आपको नजर आ रहा है। ये बीजीय राशि है, कहने का मतलब ये भी एक बीजीय राशि है और इसका मान डेल ई पॉजिटिव और डेल ई नेगेटिव भी हो सकता है। यदि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तंत्र की ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है, तो डेल ई का मान पॉजिटिव आएगा, और यदि ऊर्जा के तंत्र की ऊर्जा में कमी आ रही है तो डेल ई का मान नेगेटिव आएगा। लास्ट और फाइनल जो हर बार आप फटाफट बोलते जाते हैं, ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, वरन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि हमारा प्रथम नियम या जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का स्टेटमेंट भी है। धन्यवाद, आज इतना ही।